बहुत ज़बरदस्त है। और जो पॉलिसी लेके आए हैं नस्से भी बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी है, इसमें कोई पॉलिसी में गड़बड़ नहीं है इसके अंदर। सो इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट इट, ईजी टू अंडरस्टैंड इट, टिकट प्राइस भी कम है, जैसे आलोक ने बोला इनसाइड आउटसाइड आने की ईज भी है। इट्स अ क्वाज़ाई डेट इक्विटी, राइट, ऐसे मैं अगर बोल सकता हूँ, Quasi-debt क्वाज़ाई डेट इक्विटी है। तो थोड़ा समझ आने में मुश्किल लग रहा है, पर ये प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर। अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल ने तो इसको रख लिया जी अपने पास। आई जस्ट थिंक इसके आपके माध्यम से अभी ये रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचे स्टोरी, एंड वो इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करें। अदरवाइज उनको लगता है यार प्रॉपर्टी खरीद लो, हाँ, या फिर लिस्टेड कंपनीज जो शेयर डेवलपर्स खरीद है लो। उसके शेयर्स खरीद लो। तो मेरा अगला सवाल भी आलोक जी यही होगा कि अभी भी जो इंडियन इन्वेस्टर है ना, वो जैसे रियल एस्टेट का नाम आता है तो 90% तो यही सोचते हैं कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो मैं जाऊं, पूजा वूजा करूं, नारियल फोड़ूं, अंदर घुसूं, खिड़की हो, शीशा हो, शटर हो, चाहे कमर्शियल की अगर हम बात करें, तो वो उसके दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, उसमें उसके दिक्कतें भी हैं, फंस जाता है, टाइम पे मिलता नहीं है, मेंटेनेंस, ये वो, किराएदार, तमाम चीजें। रीट्स उन सबका जवाब देता है, लेकिन कैसे बताएं लोगों को कि रीट में लगा के भी लगभग आप उन्हें वही सब मिलना है, लेकिन कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा सवाल है विपिन जी, और मैं ये बोलता हूँ कि दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक्चुअली आप फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं और रीट लेते हैं, और दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, पहले तो आपने जो खुद बोला आपने कि भाई आपने प्रॉपर्टी बुक की, उसके बाद वो बनेगी, फिर वो उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, डिले हो गई, टाइम पे मिल गई, नहीं मिल गई, उसके बाद स्टैंप ड्यूटी दो, फिर आपके हाथ में आती है। उसको आप खुद यूज़ करना तो ठीक है, आपको अब किराएदार को देना है तो आप किराएदार ढूंढ रहे हैं। आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, इवन मीडियम साइज भी हैं, आपकी लीवरेज नहीं है ब्रोकर्स के ऊपर, आपकी लीवरेज नहीं है बड़े टेनेंट्स के ऊपर, आपको ब्रोकेज देनी है। तो रीट्स में क्या है कि मतलब अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ, अच्छा फिर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है बेचनी हुई। तो फिर आप ढूंढने जाएंगे फिर ब्रोकर को, ढूंढने। फिर वो एग्रीमेंट करेंगे, 3 महीना लगेगा, फिर बिकेगी, फिर पैसा आएगा। रीट्स में इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी आप आज इन्वेस्ट कर दीजिए, कल निकल जाइए, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट तो आपने देख लिया, ब्रोकरेज है, स्टैम्प ड्यूटी है, 1% टैक्स है, वो सब रीट में झंझट ही नहीं है। सो दैट इज़ वन बिग थिंग। सेकेंड थिंग इज आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, छोटी प्रॉपर्टी है, मैंने बोला आपकी लीवरेज नहीं है टेनेंट्स के पास, टेनेंट ने खाली कर दिया, 6 महीने आपको रेंट नहीं आया, आप अपनी जेब से प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, अपनी जेब से मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो आपकी मीटर चलता रहेगा। रीट्स में ये सब झंझट भी नहीं है, क्योंकि रीट्स में क्या है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। Right. और वर्स्ट ऑफ टाइम में हमने देखा है वो 80-85% से उसकी ऑक्यूपेंसी नीचे गई नहीं, तो आपको 80-85% इनकम तो आती ही रहेगी। सो वो एक बिग प्लस है। फिर तीसरी, जैसे अनुज जी ने बोला, जो नॉर्म्स हैं सेबी के, जो हमने बोला, दे आर वेरी वेरी नाइस, दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट, वेरी नाइस। तो एक बड़ा बड़ा फैक्टर तो यहीं आ जाता है कि जो सेफ्टी चाहिए, जो रियल सेफ्टी एस्टेट बहुत में है, बहुत मिसिंग होती है। सेफ्टी, कन्वीनियंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फिर जो मैं बोल रहा था कंप्लायंस नॉर्म्स में क्या है, आपको 90%, जैसे अनुज जी ने बोला, पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, तो आपको मिल ही जाएगा। कंपनी तो आजकल 90-95%, 100% कर देती हैं। आई थिंक सारी इंडियन रीट्स 4 बार दे रहे हैं। हाँ, चार हर बार क्वार्टर दे रही है पैसा, हाँ, हर क्वार्टर दे रही है, पैसा देती 7-7.5%। दैट इज ऑल्सो लार्जली टैक्स फ्री। रियल एस्टेट में टैक्स फ्री भी, उसकी टैक्स एफिशिएंसी भी कम है। दूसरे क्या है कि नॉर्म्स हैं कि आप रीट में 80% पोर्टफोलियो हैज टू बी इनकम यील्डिंग। राइट। तो आप खाली बिल्डिंग्स नहीं ले सकते, लैंड नहीं ले सकते, तो इसका मतलब वो रेंटल आते ही रहेगा। अगेन कंप्लायंस नॉर्म्स आर वेरी गुड। दिस मीन्स कि आपके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, दे आर इक्वल और दे इन मेजॉरिटी। जो भी रिलेटेड पार्टी डिसीजंस हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही ले सकते हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं उसमें। अगेन लॉट ऑफ कंप्लायंस। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो आज जो 4 रीट्स हैं इंडिया में, या जो ग्लोबली भी रीट्स हैं, या जो आने वाले हैं, दीज आर लार्ज कंपनीज, these are institutions. Their leverage with brokers, their leverage with tenants, their ability to do upgrade the property, meet ESG norms are very high. वो individual, और मैं तो बोलता हूँ इवन अल्ट्रा HNI भी compete ही नहीं कर सकता उनके संग। तो आप देखिए, आपको 3% फीस में इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनी आपके लिए प्रॉपर्टी मैनेज कर रही है। राइट। और एक से एक प्लेसेस पे। एक से एक प्लेसेस पे आप खुद करने बैठेंगे तो आप कर भी नहीं सकते, आप कितना पैसा लगा दीजिए। राइट राइट। मैं पिछले किसी शो में उदाहरण ही दे रहा था कि बीकेसी में प्रॉपर्टी लेने का मन है तो वो तो शायद मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता, लेकिन रीट्स के थ्रू आ सकती है। रीट्स के थ्रू आ भी सकती है, और बड़ी से बड़ी कंपनी आपके लिए प्रॉपर्टी मैनेज करेगी। राइट राइट। यू नो, एट व्हाट वेरी लिमिटेड फी। जी। सो आई थिंक कोई कंपैरिजन नहीं है। आई थिंक विद टाइम मुझे लगता है लोग फिजिकल प्रॉपर्टी रहना है मकान में, ठीक है, ऑफिस ओन करना है, ठीक है, अदरवाइज रीट्स इज अ वे टू गो।
फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉर इंस्टीट्यूशंस, फॉर म्यूचुअल फंड्स, फॉर अल्ट्रा एचएनआईज, दिस मैं ऐसा समझता हूँ जी नहीं नहीं अनु सर, यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि रीट्स अच्छा है, ये तो समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी 4 रीट्स हैं, सर कह रहे हैं ये शुरुआत है इंडिया के लिए, सिर्फ अभी बहुत बड़ा रास्ता बाकी है। हमने देखा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं कहूँगा बिटकॉइन का या कोई भी एसेट क्लास, अर्ली मूवर्स को हमेशा एडवांटेज मिलती है। जो जल्दी उसमें उतर गया वो बाद में लगता है इतने पे पहुंच गया, उतने पे पहुंच गया। क्या ये मौका है, जब अभी ज्यादा लोग नहीं है रीट्स के अंदर एज एन इन्वेस्टर, जानते भी नहीं है, लेकिन जो अर्ली मूव करेंगे उनको एडवांटेज आएगी? So I'll answer that. एक मैं आलोक से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ एक पॉइंट के ऊपर। मेरे को लगता है आलोक ऑन दी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ना, वो दोनों चीज करेंगे। वो रीट भी करेंगे Fair point. और अपनी प्रॉपर्टी भी रखेंगे, बिकॉज विपिन उनके पास वे विद ऑल है। दे आर स्मॉलर आलोक बट दे हैव दैट एबिलिटी टू बी एबल टू सर्विसेज। तो यू नो 500,000 करोड़ का रीट में भी डालेंगे एंड 500,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी ले लेंगे। बाकी जो आलोक जी ने बोला वो बिल्कुल ठीक है कि एज अ स्मॉल इन्वेस्टर, मैं बोलता हूँ आपने एक छोटा सा ऑफिस लिया विपिन, ठीक है, आप उसको मैनेज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जो उसका टेनेंट का प्रोफाइल है ना विपिन, वो इतना सी ग्रेड होएगा कि जब लीज खत्म होएगी ना, आप निकाल ही नहीं पाओगे। अभी जैसे ब्रुकफील्ड है या ब्लैकस्टोन है या माइंडस्पेस है, इनका क्या है, जो बिल्डिंग्स हैं और इनका टेनेंट का प्रोफाइल है वेरी लार्ज इंडियन कॉर्पोरेट्स या लार्ज मल्टीनेशनल्स, दे विल अडहेयर टू द लीज नॉर्म्स। ये छोटा वाला जो है ना, वो खत्म हो जाएगी आपकी लीज, आप लिटिगेशन में ही चले जाओगे उसको निकालने के लिए। सेकेंड इज टाइटल, आपको ड्यू डिलिजेंस करनी, यू नो बहुत वो कम्बरसम है। तो मेरे को लगता है छोटे इन्वेस्टर को नहीं करना चाहिए, अनलेस जैसे आलोक ने बोला कि अपने यूज के लिए करना चाहता है, तो देन ही शुड डू इट। तो वो तो एक डिफरेंट वो तो पर्पस डिफरेंट है। इन्वेस्टर के लिए यू नो इट शुड नॉट हैपन। इज आपका जो सवाल है कि एज एन अर्ली इन्वेस्टर यू नो डज इट मेक अ डिफरेंस, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, अनलेस विपिन आप स्टॉक मार्केट की गेम खेल रहे हो। ओके, दैट यू नो विच इज अनप्रिडिक्टेबल, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उसके अंदर। दैट यू से इसकी जो प्राइसेस हैं स्टॉक मार्केट पे ऊपर ही जाती जाएंगी, Right. वहां पे, देन ऑब्वियसली यू बेनिफिट इन देयर। अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको अगर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए, जैसे आलोक जी ने बोला 6-7%, वो एक्चुअली 6-7% से ऊपर ही जाती है। बिकॉज क्या होता है, इनके हर 3 साल के बाद टेनेंट जो होता है वो 15% इंक्रीज कर देता है रेंट, प्लस इन्फ्लेशन इंडिया में काफ़ी है। तो ये जब टेनेंट छोड़ के जाता है, नया टेनेंट आता है, तो विपिन एक स्टेप अप चेंज होता है रेंट का, और ज़्यादा रेंट उसमें मिलता है। तो एक्चुअली आप देखोगे पुराने वाले जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने खरीदा होगा आलोक, उनके हिसाब से तो 10-11% उनके हाथ में आ रही होगी फ्रॉम द टाइम दैट दे वुड हैव यू नो परचेज्ड इनिशियली। Right. बट आपके सवाल का आंसर है बिकॉज इट्स अ स्टॉक मार्केट। तो इन्वेस्टर बोलेगा मैं आज आया या 1 साल बाद आया, अगर स्टॉक की वैल्यू दोनों की सेम है तो फिर तो सेम ही है। ठीक है, चलिए एक बढ़िया इंसाइट हमें यहाँ पे मिला। एक छोटा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और अहम बातें हैं। अब स्टॉक्स में कई बार आप सुनते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, रीट्स के लिए भी क्या वैसा बिहेवियर है, या एक बार रीट्स खरीदें तो फिर लंबे वक्त तक के लिए रखें, और बाकी चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो, गोल्ड हो, उनके मुकाबले अब तक रिटर्न्स कैसे रहे, आलोक जी से हम थोड़ा पूछेंगे, तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा कि भाई यहाँ तो काफ़ी सेफ और अच्छे रिटर्न्स हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, सीधे डायरेक्टली जो आपको मिल रही है। तो वो 2-3 सवाल जो अहम है रीट्स के लिए, इस छोटे से ब्रेक के बाद। CNBC आवाज